जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच का मतलब है यहाँ पे फ्रांस। फ्रांस एक कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ती है। वहां की एक कंपनी थी जो कि इंडिया में सेटअप थी ब्रिटिश के आने से पहले। ठीक है, तो इसमें क्या दे रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप सेटलमेंट द चंदन नगर, माहे, कारिकाल एंड पुडुचेरी इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द मॉरिशस द इंडियन ओशन इन द 1664। बता रहे हैं कि 1664 में फ्रेंच कंपनी जो थी उन्होंने अपने कुछ एरिया यानी चंदन नगर, कारिकाल, पुडुचेरी, मॉरिशस इन पे अपना सेटलमेंट करके रखा था। ब्रिटिश के बाद आई थी, मैं अभी थोड़ा भूल गया था, ब्रिटिश के बाद आई 1664 में। The French East India Company was largely a government-controlled business venture and depend on the French government for its funding. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो कि इसके बड़े-बड़े फार्म, बड़े-बड़े इसके क्या नाम सेंटर थे। और इसकी बात करें फंडिंग की, पैसा कहाँ से आता था? पैसा आता था फ्रेंच गवर्नमेंट से। मतलब जो फ्रेंच कंट्री थी उसकी गवर्नमेंट इस कंपनी को पैसा पहुंचाती थी, तब जाके ये काम करती थी। A major role in the expansion of the French power in India was played by the Duplessis, the French Governor General of Pondicherry. अगर इंडिया में अगर फ्रेंच कंपनी अगर बढ़ पाई है, उसका एक्सपेंशन हो पाया है, उसका पूरा जो क्रेडिट है वो जाता है डुप्लेक्स को, जो कि कौन थे? गवर्नर जनरल, फ्रेंच गवर्नर जनरल। फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे, एक बहुत सबसे बड़ी पोस्ट होती है गवर्नर जनरल की, वो थे। वो कहाँ के थे? पांडुचेरी, जो कि एक जगह का नाम है, इंडिया में एक आइलैंड है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि राइवलरी इन ट्रेड। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई और फ्रेंच भी आ गई, तो अब दो कंपनी जो है इंडिया में एक साथ मतलब व्यापार करना चाहते हैं, तो दोनों कंपनी के बीच में क्या आ रहा है? राइवलरी आ रही। राइवलरी मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो रहे थे, खिलाफ हो रहे थे ट्रेडिंग को लेकर। बीच में मनमुटाव आ रहा था कि पहले हम व्यापार करेंगे, वो करें, हम करेंगे, वो करें, हम ऐसे। तो राइवलरी आ रही थी, प्रतिद्वंदता आ रही थी। During the 17th and 18th century, rulers of the many European countries pursued the policy of the mercantilism. बता रहे हैं कि 17th-18th सेंचुरी में रूलर्स जो थे, यूरोपियन के रूलर्स जो थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, मर्चेंटिलिज्म। मर्चेंटिलिज्म क्या होता है कि मर्चेंटिलिज्म इज आल्सो कमर्शियलिज्म। कि मर्चेंटिलिज्म का मतलब है कमर्शियलिज्म, मतलब व्यापार करना, ज्यादा व्यापारी बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना, ज्यादा व्यापार करना, ज्यादा रिसोर्स जहां पैसा कमाया जा सकता है उस चीज को बढ़ाना, यही था मर्चेंटिलिज्म और कमर्शियलिज्म। Therefore, European companies supported by the respective government came into exist. इसके बाद जो यूरोपियन कंपनी जैसे जैसे सेटअप हो रही थी इंडिया में, इनको इनकी जो गवर्नमेंट होती थी, जैसे फ्रेंच कंपनी आई इंडिया में, तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी वो सपोर्ट कर रही थी। ब्रिटिश कंपनी आई, क्वीन एलिजाबेथ सपोर्ट कर रही थी, तो इनकी गवर्नमेंट भी इनको, कुल मिला के इनकी कंट्री इनको सपोर्ट कर रही थी। The royal charter issued by the Queen Elizabeth I, however, could not prevent other European powers by the entering into the trade with the Eastern world. अब देखो फिर बात से वही आ गई, मैंने बताया था ना कि क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर बनाया था, एक आदेश बनाया था, जिसमें ब्रिटिश कंपनी को 15 साल तक के लिए इंडिया में व्यापार करना था। उसके बीच में और कोई यूरोपियन कंट्री नहीं आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 साल क्या, अगले ही साल 2-3 साल बाद जो दूसरी कंपनी थी, दूसरी कंट्रीज की, वो इंडिया में आने लगी व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। By the time the English appeared, the Portuguese had already established their presence of the western and the coast of India. तो वही चीज मैंने अभी बताई थी शुरुआत में कि जब ब्रिटिश कंपनी आई इंडिया में, इंग्लिश लोग आए इंडिया में, ध्यान रखना इंग्लिश बात आए, जैसे इसमें लिखा द इंग्लिश एपियर्ड। इंग्लिश का एपियर्ड मतलब इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश ही बोला जाता था, कि जब अंग्रेज लोग आए यहाँ पे, तो उससे पहले पोर्तुगीज जो थे पहले ही से यहाँ पे बने थे, पहले ही से आ चुके थे, उनके आने से पहले ही, और अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाए थे इंडिया में, वेस्टर्न कोस्ट मतलब महाराष्ट्र साइड में। दे हैड देयर बेस इन गोवा, इनका जो मेन सेंटर था गोवा में था। किसका? पोर्तुगीज का। पोर्तुगीज का मतलब है पुर्तगाल, एक कंट्री का नाम है, यूरोपियन कंट्री का, और इसके लोग जो है उनको बोला जाएगा पोर्तुगीज। In fact, in 1498, the Portuguese explorer Vasco da Gama had discovered the sea route of the India via the Cape of Good Hope. अब इसमें एक चीज आई 1498। आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन ढूंढने मिलता होगा, हु डिस्कवर्ड द इंडिया,
इंडिया को डिस्कवर किसने किया? हम लोग कहते हैं वास्को डी गामा ने किया। इंडिया तो पहले से था, तो वास्को डी गामा ने क्या ऐसा मतलब सर्च कर लिया? वास्को डी गामा ने जो सर्च किया इंडिया को, वो किया बाया सी रूट। पहला कह सकते हैं कि पहला एक जो इटली पुर्तगालीज जो नाविक था, सेलर जो था, वो उसने इंडिया को बाया ओशियन, बाया सी रूट खोजा था कि यहाँ इंडिया में आप इस रास्ते से इंडिया को जा सकते हैं, समुद्री रास्ते से। तो इस वजह से कहते हैं कि 1498 में जो वास्को डी गामा था, उसने कुछ अच्छा ढूंढने के चक्कर में वो यहाँ पे आ गया। By the early 17th century, the Dutch and the French traders also arrived on the sea. इसके बाद 17th century के बाद डच लोग भी आ गए उसी रास्ते से, फ्रेंच लोग भी उसी रास्ते से इंडिया में एंट्री करने लगे। The presence of so many companies intensified competition, reduced profit. अब देखना, डच लोग भी आ गए, फ्रेंच लोग भी आ गए, ब्रिटिश लोग भी आ गए, पुर्तगालीज भी आ गए, इतने सारे अब लोग भर गए आके इकट्ठे। तो क्या हो गया? सब अपने अपने कमाई के जरिए अब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं। तो जो प्रॉफिट एक कंपनी पहले कमा सकती थी, अब वो प्रॉफिट 4 भागों में बांटा जा रहा था। इससे ज्यादा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो वहां की कंडीशन इंटेंसिफाई होने लगी। All of them wanted to buy goods at low price in India and sell them the very high prices elsewhere, particularly in Europe. सारी कंपनी, चाहे पुर्तगालीज बनी रहे, चाहे डच बनी रहे, चाहे इंग्लिश बनी रहे, चाहे फ्रेंच बनी रहे, सभी क्या करते थे? इंडिया से लो प्राइस में चीजें खरीदते थे, रॉ मटेरियल, और अपनी कंट्री में जाके वो महंगा बेचते थे। सभी कंपनी चाहती थी। The need to secure market result, the aggressive wars between the trading companies. ये अपने अपने एरिया को फिक्स करने के लिए, मतलब हर एक कंपनी अपना एरिया फिक्स करना चाहती थी। तो इस चीज को लेकर चारों जो कंट्रीज थी, अलग अलग कंपनीज के बीच में क्या होने लगा? एक एग्रेसिव वार्स होने लगे, मतलब युद्ध होने लगे। The need to secure market during this period, trade war carried on with the arms, and the rival countries regularly sank each other ships, block routes, and prevent rival ships of the moving with the supplies of the goods. अब देखो क्या कर रहे हैं रोकने के लिए? मतलब मेरी फ्रेंच कंपनी है और सामने वाले की ब्रिटिश कंपनी है। जैसे मैंने देखा कि हाँ उसकी नाव जो है समुद्र किनारे आई है, मैंने क्या किया? ऐसे चालाकी से उसकी जहाज डुबा दी, उसको आने नहीं दिया, उसका रास्ता रोक लिया। या फिर इंडिया से जैसे उसने सामान भर के रखा अपनी नाव में ले जाने के लिए, मैंने किसी तरीके से उसकी नाव डुबा दी, नुकसान पहुंचा दिया। कुछ वो भी मेरे साथ ऐसे ही कर रहा है। तो मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब कराया जाते हैं कि वो इंडिया से व्यापार ना करे, वो अपने जाए यहां से। ट्रेडिंग सेंटर्स पर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन एंड कंपनीज रेज देयर ओन आर्मी। ट्रेडिंग सेंटर क्या कर रहे थे? हम फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, मतलब जहां से वो व्यापार अपना चलाते थे उसका पूरा किलेबंदी कर रहे थे, खुद की आर्मी बना रहे थे ताकि दूसरी कंपनी उनके ऊपर अटैक ना कर पाए। इन कोर्स ऑफ टाइम द पोर्तुगीज एंड डच वर द आउटसाइड फ्रॉम द इंडियन ट्रेड। इसी वजह से क्या हुआ? पोर्तुगीज और डच लोग जो थे आउटसाइड, मतलब वो अब ट्रेड से बाहर हो चुके, वो बाहर ही सब कुछ कर रहे थे। इंग्लिश एंड द फ्रेंच स्टार्टेड डोमिनेटिंग द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। अब बचा कौन? इंग्लिश लोग बचे और फ्रेंच लोग बचे। ये अपना पूरा डोमिनेशन, मतलब पूरा प्रभाव इंडियन मार्केट में दिखाना चाहते थे कि हाँ हम सबसे बड़े व्यापारी हैं, हमें बेचो आके माल। इंग्लिश भी कर रही थी, मतलब इंग्लैंड भी कर रहा था और फ्रेंच लोग भी कर रहे थे। ओके, अब बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। थैंक यू।